हाँ जी, नमस्कार आप सभी का स्वागत है अपने इस YouTube चैनल एड्यूरोही पर। मैं आपका अपना विजय भारत आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का इतिहास सीरीज के अंतर्गत चलने वाली कक्षाएं आप सभी को डेली सुबह 7:30 बजे प्रोवाइड करवा दी जाती हैं अपने इस YouTube चैनल एड्यूरोही ऑफिशियल पर। आज 21 जुलाई के दिन आप सभी का स्वागत है इस कक्षा में। टुडे इन हिस्ट्री विद एमसीक्यूज। आज का दिन ऐतिहासिक दृष्टिकोण से किस मायने में महत्वपूर्ण है, उसी से संबंधित हम बातें कवर करेंगे और आपसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी पूछेंगे। ऐसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो पहले आपके एग्जाम्स में पूछे गए हैं या फिर पूछे जाने की संभावना है। ये आपकी कक्षा हफ्ते के 7 दिन होती है, एवरी डे होती है। अगर आपको ये कक्षा पसंद आ जाए तो कक्षा को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी कर दीजिएगा। अगर आपने अभी तक इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन बटन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि समय से पहले आपको इस कक्षा की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए जी, शुरुआत करते हैं। पहले मैं आपको बता देता हूं आज के दिन की क्या घटना है, उसके बाद में हम कुछ महत्वपूर्ण बातों की तरफ चलेंगे। 21 जुलाई 2008 की बात है। नेपोली कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता थे जो कि भारतीय मूल के थे। उनका नाम था रामवरण यादव। रामवरण यादव को नेपाल का पहला राष्ट्रपति बनाया गया था। भारतीय मूल के थे ये, है ना, नेपाल के पूर्व राष्ट्रपति। तो ये आज के दिन की ही बात है। तो चलिए अब हम चलते हैं कुछ महत्वपूर्ण बातों को जानने के लिए। सबसे पहले हम बातें करेंगे उनके बारे में जिनका आज जन्मदिन है, जिन्होंने किसी न किसी मायने में हमारे भारत के लिए अथक प्रयास किया है हमारे भारतीय विकास में, जिनसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं इनके बारे में। यहां पर जैसे हम बात करें, इनका नाम क्या है? इनका नाम है शंकर सिंह वाघेला। शंकर सिंह वाघेला का आज जन्मदिन है। इनको हम क्यों याद कर रहे हैं? तो ये गुजरात के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री। और कब से कब तक ये सीएम रहे? तो आपको इसमें पता होना चाहिए कि ये 23 अक्टूबर 1996 से लेकर 27 अक्टूबर 1997 तक ये गुजरात के सीएम रहे। और कौन से नंबर के सीएम रहे तो आप बता दीजिएगा, कब से कब तक ये सीएम रहे, है ना। तो इनका जन्म कब हुआ था? 21 जुलाई 1940 को इनका जन्म हुआ था। कहां पर इनका जन्म हुआ? गांधीनगर में। और ये गांधीनगर कहां पर है सभी को पता होना चाहिए, गुजरात में है। और जहां जिस धरती पर ये जन्मे उसी राज्य में ये सीएम भी बने। और कौन सी पार्टी की तरफ से बने? तो ये भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बने थे। ठीक है। तो अब जैसे हम बात करें, ये तो हुए गुजरात के पूर्व सीएम यानी कि 12वें मुख्यमंत्री। अगर आपसे पूछा जाए कि गुजरात के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है तो बताइएगा कमेंट में आप जवाब, कौन सा ऑप्शन आपका ठीक रहेगा। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। अगर आपने ऑप्शन टिक किया होगा ऑप्शन ए तो आपने बखूबी अच्छा जवाब दिया है। वर्तमान में गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल हैं। एन बीरेन सिंह की बात की जाती है तो एन बीरेन सिंह कहां के हैं? तो ये वर्तमान में मणिपुर के सीएम हैं। वहीं जब हम पिनरई विजयन की बात करते हैं तो ये कहां के हैं? तो ये केरल के सीएम हैं। अभी थोड़े ही दिन पहले केरल की विधानसभा में एक प्रस्ताव पेश किया था पिनरई विजयन ने। उन्होंने कहा कि केरल का नाम बदलकर केरलम कर दिया जाना चाहिए, क्योंकि मलयाली भाषा में केरलम शब्द यूज किया जाता है, ना कि केरल। ठीक है ना। तो इन्होंने ये प्रस्ताव पारित भी कर दिया। अब वो केंद्र सरकार को भेजा गया है। देखते हैं कब तक ये नाम केरल का केरलम कर दिया जाता है या फिर इसमें कोई और चीज हमें देखने को मिलेगी, वो हम आपको अपडेट भी कर देंगे। पुष्कर सिंह धामी की अगर बात की जाती है तो ये वर्तमान में किस राज्य के सीएम है? तो आप कहेंगे कि ये उत्तराखंड के वर्तमान में सीएम की भूमिका निभा रहे हैं। चलिए अब हम जान लेते हैं आज के दिन जिनकी जयंती है, जिनकी आज के दिन पुण्यतिथि है। तो सभी के बारे में जानते हुए आपसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी पूछेंगे,
लेकिन शुरुआत करेंगे हम जयंती से, जिनकी आज जयंती है। तो सबसे पहले इनके बारे में जान लेते हैं। इनका नाम क्या है? चेतन चौहान। चेतन चौहान का जन्म कब हुआ था? आज ही के दिन हुआ था, 21 जुलाई 1947 को। कहां पर जन्मे? मेरठ में। और मेरठ कहां का जिला है? तो आपको पता है उत्तर प्रदेश का जिला है। ये किस वजह से फेमस हुए थे? तो ये एक भारतीय क्रिकेटर रहे हैं। इनके बारे में आपने शायद सुना भी होगा, चेतन प्रताप सिंह चौहान इनका पूरा नाम है। इनकी मृत्यु कब हुई थी? 16 अगस्त 2020 में इनकी मृत्यु हुई। कहां पर? गुरुग्राम में। और ये गुरुग्राम कहां पर है? तो ये हरियाणा में है, ठीक है ना। तो इस प्रकार इनके बारे में आपको बखूबी जानकारी होनी चाहिए। चेतन चौहान हमारे भारतीय क्रिकेटर रह चुके हैं, पूर्व क्रिकेटर। इन्होंने अपना पहला टेस्ट मैच कब खेला था? ये बात है 25 दिसंबर 1969 की, यानी कि काफी समय पहले की बात है। और अंतिम क्रिकेट कब खेला इन्होंने? टेस्ट मैच अपना 1981 में, ठीक है। तो ये काफी पहले की बात है। और वनडे के फॉर्मेट में भी ये खेला करते थे। इनका पहला जो वनडे का मैच था वो 1978 में था। और 1981 में इनका लास्ट ओडीआई मैच था। और आपको पता है हमारे भारत ने वनडे में पहली बार वर्ल्ड कप कब जीता था? 1983 में जीता था। कपिल देव हमारे कप्तान थे उस समय, है ना। तो वर्ल्ड कप से पहले के ये क्रिकेटर रह चुके हैं, ठीक है ना। तो ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए। यहां पर आप देख सकते हैं, एक फोटो मैंने आपको यहां पर दिखाने का प्रयास किया है। चलिए अब एक क्वेश्चन बताइए कि भारतीय क्रिकेट टीम ने कितनी बार आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप जीता है? तो जल्दी से आप बताने का प्रयास करेंगे कितनी बार जीता है। तो आप कहेंगे 2 बार जीता है। पहली बार कब जीता था? तो वो बात है 2007 की। और उस समय हमारे कप्तान कौन थे? MS धोनी। महेंद्र सिंह धोनी के नेतृत्व में भारतीय क्रिकेट टीम ने 2007 में पहली बार T20 वर्ल्ड कप जीता। और दूसरी बार ये मौका हमें कब मिला? अभी मिला है 2024 में। और इस समय हमारे कप्तान कौन थे? रोहित शर्मा। अब रोहित शर्मा ने ये ट्रॉफी जीतने के बाद T20 फॉर्मेट से संन्यास लेने की भी घोषणा कर दी। उन्होंने संन्यास ले लिया है। तो 2 बार हमने T20 वर्ल्ड कप जीता है। और जब हम बात करते हैं वनडे वर्ल्ड कप की, जिसे हम नॉर्मली वर्ल्ड कप कह देते हैं, वनडे वर्ल्ड कप की बात की जाए तो आप क्या लिखेंगे? तो भी आप कह देंगे कि ये हमने 2 बार जीता हुआ है। पहली बार हमने कब जीता था? 1983 में, जब हमारे कप्तान कौन थे? कपिल देव हुआ करते थे। तो पहली बार हमने कोई वर्ल्ड कप जीता था आईसीसी का, है ना। और दूसरी बार हमने कब जीता था? तो वो बात है 2011 की। और उस समय हमारे कप्तान कौन थे? महेंद्र सिंह धोनी थे। तो महेंद्र सिंह धोनी के नेतृत्व में हमने वनडे वर्ल्ड कप भी जीता है एक बार, और T20 विश्व कप भी जीता है एक बार। क्लियर हुआ आपको ये पॉइंट। लेकिन जब हम चेतन चौहान की बात करते हैं तो ये हमारे वर्ल्ड कप जीतने से 2 साल पहले क्रिकेटर हुआ करते थे, ठीक है ना। तो ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए। आपको ये भी पता है कि विश्व स्तर पे जो क्रिकेट खेला जाता है उसके रूल्स एंड रेगुलेशन कौन निर्धारित करता है? आईसीसी के द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। अब जब आपसे पूछा जाए कि आईसीसी का मुख्यालय कहां पर है, तो आप जल्दी से बताने का प्रयास करेंगे। अगर आपने इसमें लिखा होगा दुबई, संयुक्त अरब अमीरात, तो आपने बखूबी अच्छा जवाब दिया है। इस आईसीसी की स्थापना कब हुई थी? तो 15 जून 1909 की बात है, जब आईसीसी की स्थापना की गई थी। किसके द्वारा की गई? तो उसमें 3 देशों का नाम आता है। एक तो है ऑस्ट्रेलिया का नाम, और इंग्लैंड, और साउथ अफ्रीका, जिसे हम दक्षिणी अफ्रीका कह देते हैं। इन तीनों देशों के प्रतिनिधियों ने शुरुआत की थी। और उसका नाम क्या रखा था इन्होंने? इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस रखा था। इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस नाम रखा इन्होंने, जब इसकी स्थापना 1909 में 15 जून को की गई थी। उसके काफी समय के बाद 1965 में इस इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस का नाम बदल दिया गया। और इसका नाम फिर क्या रखा गया था? इंटरनेशनल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस रखा गया।
इंटरनेशनल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस, ठीक है। तो ये नाम भी आपको ध्यान में रखना है। वर्तमान में जो इसका नाम हम लेते हैं ना, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, ये नाम कब रखा गया? तो इसका नाम 1989 में बदलकर ये नाम रख दिया गया जो वर्तमान में हम प्रयोग करते हैं, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। ये नामकरण 1989 में हुआ। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद इसे हम हिंदी में कहते हैं। इसका मुख्यालय दुबई, संयुक्त अरब अमीरात में है। क्लियर हुआ आपको ये पॉइंट? बहुत बढ़िया। अब चलो हम इनके बारे में भी जान लेते हैं। इनकी क्या है आज जयंती है। इनका नाम क्या है? उमा शंकर जोशी। उमा शंकर जोशी जो हैं वो किस रूप में माने गए, किस वजह से प्रसिद्ध हुए हमारे भारत में? ये एक अच्छे कवि रह चुके हैं और ये एक अच्छे उपन्यासकार रह चुके हैं हमारे भारतवर्ष के। इनका जन्म कब हुआ था? आज ही के दिन हुआ इनका जन्म, 21 जुलाई 1911 की बात है। कहां पर हुआ इनका जन्म? साबरकांठा। साबरकांठा तो आपने शायद नाम सुना भी होगा। ये एक डिस्ट्रिक्ट का नाम है जो कि गुजरात में है, ठीक है ना। और इनकी मृत्यु कब हुई थी? 19 दिसंबर 1988 को इनकी मृत्यु हुई थी। कहां पर हुई? मुंबई में। और ये मुंबई आपको पता है कहां पर है? महाराष्ट्र में है। अब इनसे संबंधित एक प्यारा सा क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं जो आपके वनडे एग्जाम में पूछा गया है, जो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। श्री उमा शंकर जोशी को उनके किस कार्य के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था? तो जल्दी से आप इस क्वेश्चन का जवाब देने का प्रयास करेंगे। कौन सा ऑप्शन इसमें ठीक रहेगा? अगर आपने इसमें लिखा होगा निशित तो आपने बखूबी अच्छा जवाब दिया है। इनकी रचना थी निशित, उसके लिए इनको ये पुरस्कार दिया गया। इनको और भी पुरस्कार दिए गए थे, जैसे हम ज्ञानपीठ पुरस्कार की ही बता देते हैं आपको, जो क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है। ज्ञानपीठ पुरस्कार इनको कब दिया गया था? ये बात है 1987 की। उससे पहले इनको एक पुरस्कार और दे दिया गया था जिसे हम कहते हैं साहित्य अकादमी पुरस्कार। साहित्य के क्षेत्र में इन्होंने अच्छा योगदान दिया, इसी वजह से इनको ये पुरस्कार मिला 1973 में। उमा शंकर जोशी की आज जयंती है, हम उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। उमा शंकर जोशी को राज्यसभा का सदस्य भी नामित किया गया था, इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। इनके द्वारा अगर कुछ रचनाओं की बात करें कि कौन कौन सी रचना इनके द्वारा लिखी गई, तो एक रचना का नाम आता है गंगोत्री, ठीक है। इनकी एक रचना का नाम आता है प्राचीना, और इनकी एक रचना थी महाप्रस्थान। ये इनकी कई रचनाएं हैं जो यहां पर आपको मैंने लिखकर बताई हैं। एक रचना इनकी आती है अभिज्ञा नाम से। तो इस प्रकार के ये लेखक थे। इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। मूल रूप से इन्होंने कौन सी भाषा में कार्य किया, कौन सी भाषा को इन्होंने आगे बढ़ाया? तो आप कहेंगे कि ये गुजराती भाषा के प्रसिद्ध उपन्यासकार रह चुके हैं। और ये किस उपनाम से प्रसिद्ध हुए थे? तो शायद आपने नाम भी सुना होगा, वासुकी। तो वासुकी नाम से कौन प्रसिद्ध थे? उमा शंकर जोशी का नाम आप लिख देना। और जब हम बात करते हैं हमारे स्वतंत्रता संग्राम की, तो असहयोग आंदोलन में भी इन्होंने हिस्सा लिया था। ऐसे थे उमा शंकर जोशी। ये क्वेश्चन वनडे एग्जाम में आपसे पूछा गया है। अगर आपने सही जवाब दिया है तो आपने बखूबी अच्छा किया। इनके बारे में जान लेते हैं। इनका नाम क्या है? इनका नाम है आनंद बख्शी। आनंद बख्शी का नाम तो आपने बखूबी सुना भी होगा। पहले आप इनके बारे में एक क्वेश्चन बताने का प्रयास करेंगे। आनंद बख्शी का पूरा नाम क्या था? जल्दी से बताएं। अगर आपने इसमें लिखा होगा आनंद प्रकाश बख्शी, यानी कि आपने डी ऑप्शन टिक किया है, तो आपने बखूबी अच्छा जवाब दिया है। आनंद प्रकाश बख्शी जो थे, उनका जन्म आज ही के दिन हुआ था, 21 जुलाई 1930 को। और आपको पता है उस समय कोई भी पाकिस्तान नाम की कोई चीज नहीं थी, और एक रावलपिंडी नाम की जगह थी, वहां पर इनका जन्म हुआ, अविभाजित भारत में, ठीक है ना। लेकिन वर्तमान की दृष्टि से देखा जाए तो वो क्षेत्र कहां पड़ता है? पाकिस्तान में पड़ता है। इनकी मृत्यु कब हुई थी? 30 मार्च 2002 को इनकी मृत्यु हुई। कहां पर? मुंबई में। तो ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए।
किस रूप में ये प्रसिद्ध हुए, तो ये एक अच्छे कवि भी थे और इन्होंने बहुत सारे गीत लिखे, एक गीतकार बड़े प्रसिद्ध हुए थे हमारे भारतवर्ष के। ये बड़े प्रसिद्ध गीतकार रह चुके हैं। शायद आपने एक नाम भी सुना होगा, एक गीत जो बड़ा प्रसिद्ध रहा है, लगी आज सावन की फिर वो झड़ी है। चांदनी फिल्म आपने शायद देखी होगी, तो उस मूवी में जो गीत है वो इन्हीं के द्वारा लिखा गया है। इस प्रकार इनके बहुत सारे गीत थे। आनंद बख्शी ने बहुत सारे गीत दिए और उस समय संगीतकार हुआ करते थे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, उनके साथ इन्होंने कार्य किया। आपने शायद मूवी देखी होगी फर्ज, दो रास्ते, बॉबी, अमर अकबर एंथोनी, एक दूजे के लिए। इस प्रकार की जो मूवीज थी ना, उन मूवीज में गीत दिए थे इन्होंने आनंद बख्शी में। तो ये उस समय के बड़े प्रसिद्ध गीतकार रह चुके हैं। जब आप सर्च करेंगे तो इनके बारे में और भी आप चीजें जान सकते हैं। इनको 4 बार फिल्म फेयर अवार्ड मिल चुका था, 4 बार फिल्म फेयर अवार्ड, ठीक है ना। तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, 4 बार फिल्म फेयर अवार्ड से सम्मानित हुए। इनमें अगर हम कुछ बातें कहें कि कौन कौन सी फिल्में इनसे संबंधित हैं जहां पर इन्होंने अपने गीतों को दिया, कटी पतंग, सत्यम शिवम सुंदरम, ये भी एक मूवी थी। खलनायक नाम सुना होगा 1993 में जो आई थी, उसमें भी इनके संगीत हैं, ठीक है। गीत है इनके, संगीत अलग होता है, ठीक है ना। संगीतकार अलग होते हैं, लेकिन गीतकार जो गीत लिखते हैं वो अलग होते हैं, ठीक है। तो ये एक गीतकार रह चुके हैं बड़े प्रसिद्ध। और इनका एक अन्य नाम भी लिया जाता है, इनको नंदो नाम से पुकारा जाता था। कई बार आपको नंद नाम भी पढ़ने को मिलेगा, ठीक है। तो इनकी भी आज जयंती है। चलिए जी, अब हम बात कर लेते हैं इनके बारे में भी। इनका नाम क्या है? इनका नाम है जय रामदास दौलत राम। जय रामदास दौलत राम की आज जयंती है। इनका जन्म कब हुआ था? 21 जुलाई 1890 को इनका जन्म हुआ। और किस क्षेत्र में जन्म हुआ था? कराची में इनका जन्म हुआ, लेकिन कराची वर्तमान की दृष्टि से देखा जाए तो पाकिस्तान क्षेत्र में पड़ता है। इनकी मृत्यु कब हुई थी? 1 मार्च 1979 को इनकी मृत्यु हुई, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में, ठीक है ना। और किस रूप में ये प्रसिद्ध हुए? तो ये एक स्वतंत्रता सेनानी थे, स्वतंत्रता सेनानी। और ऐसे कहा जाता है कि ये बिहार के राज्यपाल रहे, बिहार के राज्यपाल। बिहार के राज्यपाल के रूप में इनको ज्यादा जाना जाता है। हालांकि ये असम के भी राज्यपाल रहे थे, लेकिन एक पहचान बन जाती है, वो तो आपको पता ही है ना। तो कहा जाता है कि ये बिहार के राज्यपाल 15 अगस्त 1947 से लेकर 11 जनवरी 1948 तक रहे थे, ठीक है। 1948 के बाद में ये फिर हमारे कृषि मंत्री भी रहे। उसके बाद चलो यहां पर लिख देते हैं, ये इनका पहला था। दूसरी बार ये फिर क्या बने? कृषि मंत्री बने। कृषि मंत्री के रूप में ये कब से कब तक रहे? तो 1948 से लेकर 1950 तक ये कृषि मंत्री की भूमिका में रहे। और फिर इनको मिला टाइम, फिर ये असम के क्या रहे? राज्यपाल रहे। तो असम के राज्यपाल ये कब बने थे? 1950 में बने और 1956 तक ये रहे। लगभग 6 सालों तक इन्होंने असम के राज्यपाल के रूप में कार्य किया। लेकिन प्रसिद्धि इनको मिली बिहार के राज्यपाल के रूप में, क्योंकि शुरुआती दौर की बात है, हमें उस समय आजादी मिली थी भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत। लेकिन जब आपसे यह पूछा जाता है कि बिहार के वर्तमान में राज्यपाल कौन है, तो आप बताइएगा कि कौन सा ऑप्शन ठीक रहेगा। बिहार के पहले राज्यपाल के बारे में तो मैंने आपको बता दिया, जयराम दास दौलत राम। लेकिन जब आपसे पूछा जाए कि बिहार के वर्तमान में राज्यपाल कौन है, तो फिर आप किसका नाम लिखेंगे? अगर आपने लिखा होगा ना राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर, तो आपने बखूबी अच्छा जवाब दिया है। आचार्य देवव्रत के बारे में पूछा जाए तो ये कहां के हैं? बताइए कमेंट में। तो ये हैं गुजरात के। और जब हम थावरचंद गहलोत की बात करते हैं तो ये कहां के हैं? तो ये वर्तमान में कर्नाटक के राज्यपाल हैं। गुलाब चंद कटारिया की बात की जाती है तो ये असम के वर्तमान में राज्यपाल हैं, असम के राज्यपाल रहे। और
बिहार के भी राज्यपाल रहे जयराम दास दौलतराम। क्लियर हुआ? बिहार के कौन से नंबर के राज्यपाल थे? तो ये बिहार के पहले राज्यपाल थे। क्लियर हुआ आपको ये पॉइंट? भारत सरकार ने 1985 में इनके नाम का एक डाक टिकट भी जारी किया था इनके सम्मान में। ठीक है, चलिए जी, अब हम बात करेंगे उनके बारे में जिनकी आज पुण्यतिथि है। चलिए, ये कौन है? इनके बारे में तो आप बखूबी जानते होंगे। इनका नाम है व्योमेश चंद्र बनर्जी। व्योमेश चंद्र बनर्जी, जिनको हम WC बनर्जी के नाम से भी जानते हैं शॉर्ट फॉर्म में। ये नाम आपने बखूबी पढ़ा होगा जब आप हिस्ट्री कवर करते हैं, जब आप पॉलिटी कवर करते हैं। ठीक है, थोड़ा सा पहले आपको पता होना चाहिए इनको किस वजह से जाना जाता है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष रहे थे, पहले अध्यक्ष। ठीक है ना? तो अगर हम बात करें इस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की, तो आप ये बताइए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? आपके सामने कुछ बातें यहां पर लिखी हुई हैं, कुछ पॉइंट आपको यहां पर दिए गए हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई। 28 दिसंबर 1885 को बॉम्बे के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। वर्तमान में इसे हम मुंबई कह देते हैं, यानी कहने का भाव यहां पर इसकी स्थापना हुई। ये पहला पॉइंट। और पहला पॉइंट का मतलब आप ये मान के चलिए कि ये पहला अधिवेशन है जो 1885 में कहां पर हुआ था? बॉम्बे में हुआ। और इस पहले अधिवेशन में अध्यक्षता करने वाले कौन थे? यही तो थे व्योमेश चंद्र बनर्जी, जिनकी आज क्या है? पुण्यतिथि है। और फिर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपना दूसरा अधिवेशन कहां पर आयोजित किया? तो फिर ये चले गए थे कोलकाता में। ठीक है, और जैसे हम बात करें कोलकाता की, तो यहां मान के चलिए, अब कोलकाता की जैसे हम बात करते हैं तो 1886 में दूसरा अधिवेशन हुआ था कोलकाता। उस समय उसे हम क्या बोलते थे? कलकत्ता बोल देते थे। और इसमें अध्यक्षता किसने की थी? जिनको हम ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं, और उनका नाम क्या था? दादा भाई नौरोजी। क्लियर हुआ आपको ये पॉइंट? बहुत बढ़िया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपना तीसरा अधिवेशन कहां पर आयोजित किया? तो फिर ये चले गए थे यहां इस क्षेत्र में, और इसे हम क्या बोलते थे? मद्रास। तो 1887 में तीसरा अधिवेशन मद्रास में आयोजित किया गया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का। और उसमें अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति कौन थे? तो नाम आता है बदरुद्दीन तैयब, पहले मुस्लिम व्यक्ति जिन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में अध्यक्षता की। और फिर चौथा अधिवेशन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कहां पर हुआ था? उत्तर प्रदेश में। और उत्तर प्रदेश की कौन सी जगह पर? तो आपको पता होना चाहिए, इलाहाबाद, जिसे हम वर्तमान में प्रयागराज के नाम से जानते हैं। और उसमें अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति कौन थे? तो नाम आता है जॉर्ज यूल का, जो कि पहले अंग्रेज व्यक्ति थे। नाम आपको रटना नहीं है, केवल इतना ध्यान में रखना है, पहला अधिवेशन यहां पर हुआ, दूसरा अधिवेशन यहां पर हुआ, तीसरा यहां, चौथा यहां। कहने का भाव क्या है? पहला मुंबई, दूसरा कोलकाता, तीसरा मद्रास और चौथा इलाहाबाद। तो इस प्रकार आपको ये पॉइंट बना लेना है, गलती आपकी बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। तो पहले 4 अधिवेशन मैंने आपको बता दिए हैं। सबसे पहला अधिवेशन जो हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, उसमें अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। व्योमेश चंद्र बनर्जी का जन्म 29 दिसंबर 1844 को हुआ था। कहां पर? कोलकाता में। ठीक है, उस समय इसे हम क्या बोलते थे? कलकत्ता के नाम से जानते थे। तो कोलकाता वर्तमान की दृष्टि से देखा जाए तो कहां पर है? पश्चिम बंगाल में है। क्लियर हुआ आपको ये पॉइंट? और इनकी मृत्यु कब हुई थी? आज ही के दिन हुई थी 1906 में। कहां पर इनकी मृत्यु हुई? इंग्लैंड में। तो ये पॉइंट भी आपको पता होना चाहिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष के रूप में ये रहे। ठीक है ना? तो ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए। चलो एक पॉइंट आप और बता दीजिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में ही। एक प्यारा सा क्वेश्चन यहां पर दिया गया है, इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका ठीक रहेगा? जल्दी से आप बताने का प्रयास करेंगे। तो सुमिलित करना है किसने अध्यक्षता की थी किस अधिवेशन में। महात्मा गांधी के बारे में तो आप बखूबी जानते होंगे कि महात्मा गांधी ने अपने जीवन में केवल एक बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। और वो अधिवेशन कब हुआ था? 1924 में हुआ था। बेलगाम अधिवेशन उसे हम बोलते हैं। तो केवल एक बार अध्यक्षता की थी महात्मा गांधी ने। तो A3 हो गया।
सरोजिनी नायडू के बारे में भी आप जानते होंगे। सरोजिनी नायडू ने 1925 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कानपुर अधिवेशन में अध्यक्षता की थी और ये पहली भारतीय महिला अध्यक्ष बनी। पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? सरोजिनी नायडू का नाम आता है, लेकिन सिंपली अगर आपसे ये पूछा जाए कि पहली महिला अध्यक्ष कौन थी तो फिर नाम आता है एनी बेसेंट का। एनी बेसेंट ने 1917 में कोलकाता अधिवेशन में अध्यक्षता की थी। क्लियर हुआ आपको ये पॉइंट। और 1924 में महात्मा गांधी ने अध्यक्षता की, तो केवल आप कहेंगे केवल एक बार, ठीक है। और बाकी ऑप्शंस भी आप यहां पर देख सकते हैं। अबुल कलाम आजाद के बारे में कहा जाए तो इन्होंने रामगढ़ अधिवेशन में अध्यक्षता की थी 1940 में। आप सभी को पता है भारतीय लोगों ने अंग्रेजों के खिलाफ एक आंदोलन शुरू किया था 1942 में, जिसे हम भारत छोड़ो आंदोलन का नाम दे देते हैं। ग्वालियर टैंक मैदान में जब कांग्रेस के प्रतिनिधि इकट्ठे हुए थे तो उस अधिवेशन की अध्यक्षता कौन कर रहे थे? अबुल कलाम आजाद कर रहे थे। अगर आपसे यह पूछा जाए कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, तो नाम आएगा अबुल कलाम आजाद का। क्लियर हुआ आपको ये पॉइंट। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में भी आप यहां पर देख सकते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने मुंबई अधिवेशन में अध्यक्षता की थी। ये पॉइंट भी आपको पता होना चाहिए। मुंबई अधिवेशन जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने अध्यक्षता की, वो कब की बात है? तो वो 1934 के आसपास की बात है। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन हुआ था उस समय, ठीक है ना। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जिनको हम बिहार के लाल के नाम से जानते हैं क्योंकि इनका जन्म बिहार में हुआ था, भारतीय संविधान बनाने वाली संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष चुने गए थे। कब? तो वो तारीख थी 11 दिसंबर 1946, जब संविधान सभा की दूसरी बैठक हुई थी, उसमें इनको चुना गया था। पहली बैठक जो हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, उसमें अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को, क्योंकि वो उम्र में सबसे बड़े थे, इसी वजह से उनको अध्यक्ष बना दिया गया। लेकिन उनको परमानेंट प्रेसिडेंट नहीं बनाया, परमानेंट बनाया गया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। और जब हमारा भारतीय संविधान लागू कर दिया गया 26 जनवरी 1950 को, तो हमारे गणतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति भी कौन बने? तो हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने। अब चलो देखते हैं A3, B2, C1, D4। जिन्होंने ऑप्शन टिक किया होगा सी ऑप्शन, तो आपने बखूबी अच्छा जवाब दिया है। सी ऑप्शन विल बी राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अब चलो जी चलते हैं हम नेक्स्ट, इनके बारे में भी जान लेते हैं। इनका नाम क्या है? जिग्मे डोरजी वांगचुक। वांगचुक, ठीक है। तो ये किस रूप में जाने गए? तो ये हमारा जो पड़ोसी एक देश है जिसे हम भूटान कह देते हैं, है ना, भूटान के ये राजा रह चुके हैं। भूटान के कौन से नंबर के राजा थे? तो ये 3rd नंबर के राजा थे। इनका जन्म 2 मई 1929 को हुआ था और इनकी मृत्यु आज ही के दिन 1972 में हुई थी, केन्या में, ठीक है ना, 1972। केन्या की राजधानी क्या है? नैरोबी। नैरोबी में ही इनकी क्या हुई थी? मृत्यु हुई थी, ठीक है। चलिए जी, अब जैसे हम बात करते हैं, जब हमारा गणतंत्र भारत की हम बात करते हैं, हमारा भारत गणतंत्र भारत कब बना? 26 जनवरी 1950 को। और 1954 में हमने एक कार्यक्रम रखा था जिसे हम क्या बोल देते हैं? गणतंत्र दिवस बोल देते हैं। 26 जनवरी 1954 के दिन हमने वो दिवस मनाने का क्या किया था? ऐलान किया। उसमें मुख्य अतिथि के रूप में आए हुए थे ये जिग्मे डोरजी वांगचुक, ठीक है ना, जिनकी आज क्या है? पुण्यतिथि है। तो ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए। अब जैसे अगर हम बात करें भूटान और भारत की, तो इतिहास बड़ा हमारा रहा है, क्योंकि जितनी भी चीजें हैं भूटान की वो हमारे भारत पर ही निर्भर हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार आपको बातें ध्यान में रखनी है। भूटान को बाहरी दुनिया से जोड़ने का जो आधुनिकीकरण किसी ने किया है तो नाम आएगा भारत का, ठीक है ना। तो सबसे प्रभावशाली सम्राटों में से माने जाते रहे हैं ये। लेकिन अगर बात की जाए कि वर्तमान में वहां के राज्य मतलब राजा कौन है, तो ये वर्तमान के हैं। वो तो हमने चलो बात कर ली कि वो तीसरे राजा थे जिनकी आज क्या है? पुण्यतिथि है। तो वर्तमान में राजा जो हैं ये हैं, इनका नाम आपको पता होना चाहिए। और इन्होंने हमारे भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को
क्या सम्मान दिया है, तो उसे हम बोल देते हैं ऑर्डर ऑफ द ड्रोक ग्याल्पो। तो ये जो है ना भूटान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, जो हमारे भारतीय प्रधानमंत्री को दिया गया है वहां के राजा के द्वारा, ठीक है। और हमारे भारतीय प्रधानमंत्री ने कहा कि ये जो सम्मान मुझे मिला है, ये सम्मान मुझे नहीं बल्कि 140 करोड़ जो हमारी जनता है उनको ये मिला है, ठीक है। तो आप ये कह सकते हैं ये सम्मान पालने वाले पहली बार विदेशी जो अध्यक्ष हैं हमारे, ये नरेंद्र मोदी, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए। तो वर्तमान के जो भूटान के राजा हैं उनका नाम क्या बता सकते हैं कमेंट में, क्या रहेगा नाम उनका, जल्दी से आप बताइएगा, ठीक है ना। चलिए, अब जैसे एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि भूटान की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो क्या आप बता सकते हैं भूटान की सबसे लंबी नदी का नाम। ये आपका बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, वनडे एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। भूटान की सबसे लंबी नदी का नाम है वांगछू। जिन्होंने बी ऑप्शन टिक किया होगा उनका बिल्कुल ठीक है। इसे हम एक नाम और दे देते हैं, इसे हम थिम्पू भी कह देते हैं, थिम्पू, ठीक है ना। और ऐसे कहा जाता है कि ये नदी तिब्बत के हिमालय के ग्लेशियरों से निकलती है, भूटान की प्रमुख घाटियों से होकर ये बहती है। और ये नदी पारो, थिम्बू और हा सहित कई घाटियों से होकर गुजरती है। वहां पर कई घाटियां भी है। पारो एक घाटी का नाम है, थिम्बू वहां की राजधानी है और घाटी भी है, और एक हा नाम की घाटी है। इन घाटियों से होकर ये नदी गुजरती है जिसे हम वांगछू नाम से जानते हैं। और अंत में ये बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी में मिल जाती है। ये नदी भूटान की राजधानी थिम्पू की जीवन रेखा मानी जाती है। इसके अलावा ये नदी सिंचाई और जल विद्युत के लिए एक महत्वपूर्ण जल स्रोत है, और घूमने लोग जाते जो हैं वो यहां पर भी जाते हैं, ठीक है ना। तो ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए। राफ्टिंग जैसी गतिविधियां भी इस नदी में आपको देखने को मिल जाएंगी। भूटान की ये क्या है, बड़ी फेमस नदी है, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए। चलिए जी, अब चलो यहां पर देख सकते हैं वर्तमान में राजा कौन है, तो इनका नाम आपने बता दिया होगा कमेंट में, चलो लिख देते हैं। तो इनका नाम है जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक। इन्होंने ही हमारे भारतीय प्रधानमंत्री को सम्मानित किया वहां के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से। ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। अभी थोड़े ही समय की पहली बात है, मैंने आपको न्यूज में इसको कवर भी किया था। और ये वहां के राजा कब बने थे, 9 दिसंबर 2006 को राजा बने, और इनको ड्रैगन किंग के रूप में भी जाना जाता है, नामग्याल वांगचुक को, ठीक है ना। चलिए जी, बहुत बढ़िया। अब चलो हम चलते हैं, इनके बारे में भी जान लेते हैं। इनका नाम शायद आपने सुना भी होगा। इनका नाम क्या है, गंगूबाई हंगल इनका नाम है, गंगूबाई हंगल। और इनका जन्म कब हुआ था, 5 मार्च 1913 को इनका जन्म हुआ। कहां पर, धारवाड़ में। धारवाड़ शब्द आपने ज्योग्राफी में बहुत बार सुना होगा, अगर आपने ज्योग्राफी को बड़ी डीपली कवर किया है तो, ठीक है। और इनकी मृत्यु कब हुई थी, आज ही के दिन हुई, 2009 में। इनको किस वजह से जाना जाता है, तो ये शास्त्रीय गायन से संबंधित हैं, शास्त्रीय गायन, ठीक है। और चलो, इनको बहुत सारे पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। लेकिन पहले आप एक क्वेश्चन बताइएगा कि प्रसिद्ध शास्त्रीय गायिका गंगूबाई हंगल किस घराने से संबंधित थी। तो जल्दी से बताएंगे आप, कौन सा इसमें ऑप्शन ठीक रहेगा। अगर आपने लिखा होगा ना किराना, तो किराना एक घराने का नाम है जिससे संबंधित थी ये प्रसिद्ध शास्त्रीय गायिका गंगूबाई हंगल। इनको बहुत सारे पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। भारत सरकार ने इनको 2 पुरस्कार दिए थे। एक तो नाम आता है पद्म भूषण का, जो कि तीसरे नंबर का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है, और एक नाम आता है पद्म विभूषण का, जो कि दूसरे नंबर का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है, ठीक है ना। इसके अलावा कर्नाटक संगीत नृत्य अकादमी पुरस्कार इनको मिला, संगीत नाटक अकादमी इनको मिला, और संगीत नाटक अकादमी में इनको सदस्यता भी मिली थी। मणिक रत्न पुरस्कार से भी इनको सम्मानित किया गया।
1945 के पश्चात उन्होंने उप शास्त्रीय शैली में गाना बंद कर दिया और बाद में शुद्ध शास्त्रीय शैली में रागों को अपना जो गाना है वो इन्होंने जारी रखा। ठीक है ना। तो इस प्रकार आपको ये बातें जो हैं वो ध्यान में रखनी है, ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए। गंगूबाई हंगुल के बारे में एक कोट है, जो इनका कोट बड़ा प्रसिद्ध है कि अगर एक मुसलमान संगीतज्ञ हो तो उसे उस्ताद कहा जाता है, अगर वह हिंदू हो तो उसे पंडित कहा जाता है, परंतु केसरबाई तथा मोगूबाई जैसी संगीत विदुषियां केवल बाई ही रह जाती है। ये कथन किसका है? गंगूबाई हंगल का। बड़ा ही विचारणीय है, आप भी बताइएगा क्या ये सही है, और अगर नहीं है तो फिर उन्हें क्या बोला जाना चाहिए। ठीक है ना। अगर चलो अब हम इनके बारे में भी जान लेते हैं। इनका नाम आपने सुना होगा, ये हमारे भारत के दक्षिणी क्षेत्र में स्थित राज्य तमिलनाडु के बड़ी प्रसिद्ध नामचीन हस्ती रही हैं। इनका नाम क्या रहा है? विल्लुपुरम। विल्लुपुरम चिन्नया पिल्लई गणेशन, तो ये इनका नाम है। ये किस रूप में प्रसिद्ध हुए थे, इनका उपनाम क्या रहा, तो आप कमेंट में बताने का प्रयास करेंगे कौन सा ऑप्शन इसमें से ठीक रहेगा। अगर आपने लिखा होगा विल्लुपुरम चिन्नया पिल्लई गणेशन शिवाजी गणेशन के नाम से प्रसिद्ध हुए, यानी आपने बी ऑप्शन टिक किया है, तो आपने बखूबी अच्छा जवाब दिया है। इनका जन्म 1 अक्टूबर 1927 को हुआ था। कहां पर? विल्लुपुरम में। ठीक है ना। तो इनके नाम के आगे भी विल्लुपुरम आपको दिखाई दे रहा है। ये कहां पर है? तमिलनाडु में है ये विल्लुपुरम क्षेत्र, जहां पर इनका जन्म हुआ। इनकी मृत्यु आज ही के दिन हुई थी 21 जुलाई 2001 में। कहां पर? चेन्नई में। और ये चेन्नई भी कहां पर है? तो ये भी तमिलनाडु में है। क्लियर हुआ आपको ये पॉइंट। किस रूप में ये प्रसिद्ध हुए? तो ये एक अभिनेता थे हमारे भारत के दक्षिणी क्षेत्र में जो इंडस्ट्री हैं उनके। ठीक है ना। और इनको कई पुरस्कारों से सम्मानित किया। अगर हम भारत सरकार की बात करें तो इन्होंने भारत सरकार से पद्म श्री भी प्राप्त किया, इन्होंने भारत सरकार से पद्म भूषण भी प्राप्त किया। इनको 2 बार राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिल चुके हैं, 2 बार राष्ट्रीय पुरस्कार से भी सम्मानित हुए। और इनको दादा साहब फाल्के पुरस्कार भी मिला। दादा साहब फाल्के पुरस्कार भी इनको मिला। तो ऐसे थे ये अभिनेता जो कि मूल रूप से तमिलनाडु से बिलोंग करते थे। ठीक है ना। तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना चाहिए। चलिए जी, तो अगर आपको ये कक्षा पसंद आई है तो कक्षा को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कर दीजिए। अगर आपने अभी तक इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, बेल आइकन बटन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि समय से पहले आपको इस कक्षा की नोटिफिकेशन मिलती रहे। इसके अलावा आप हमें अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। जैसे कि YouTube के बारे में तो आपको पता चल ही गया, इनके अलावा आप हमें टेलीग्राम पर जुड़ सकते हैं, और मौज, हिप्पी, ट्विटर, एक्स, फेसबुक, इंस्टाग्राम, जोश, शेयर चैट, व्हाट्सएप चैनल एटसेट्रा, एड्यूरोही 24 आपको सर्च करना है। बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बने रहिए हमारे साथ एड्यूरोही ऑफिशियल के साथ। हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, पढ़ते रहें, खेलते रहें और खिलखिलाते रहें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।